नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले को चाहे जितनी कोशिश रफा दफा करने की जा रही हो, बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से, सरकारों की ओर से यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से, लेकिन इस मामले ने इम्पैक्ट बहुत बड़ा छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो दोफाड़ वैसे भी तमाम मुद्दों पर दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर इस समय जबरदस्त तरीके से जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उसके खिलाफ एक असंतोष और नाराजगी और गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। 3 दिन की पार्टी संघ की बैठक हुई बेलगावी में। वहां ये रोष, ये नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ी और उसके बाद स्थिति ये थी कि उस पर बयान देने के लिए अयोध्या के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे, कोई बात नहीं थी जो बात मीडिया के सामने रखी जाए। ये दिखाई पड़ रहा था कि भीतर भीतर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इधर एक बड़े अभियान पर जो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, उस अभियान पर पलीता लगा दिया है इस मुद्दे ने। और केवल इसी मुद्दे ने नहीं, तमाम और मंदिरों में जिस तरह लूट की खबरें आ रही हैं उसको लेकर अब बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है। कौन से अभियान को आपने देखा? पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद किस तरह से वहां की पार्टी तोड़ी जा रही थी। पार्टी तोड़ने के पीछे पार्टी तोड़ भी दी गई है एक तरीके से, और वहां 20 सांसदों को उठाकर एक ना जाने किस पार्टी में उसमें विलय करा दिया गया है। उसका सीधा सीधा मतलब यह था कि ये 20 सांसद इनके अपने हैं, और है भी, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है। दूसरी तरफ और जहां जहां से गुंजाइश थी, चूंकि बीजेपी के पास 240 सीटें रही 2024 के लोकसभा चुनाव में, बुरी तरह हार हुई उसकी। इस हार के बावजूद वो कैसे अब यहां पूर्ण बहुमत थी नहीं, हालांकि एनडीए के साथ उसके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन वो 2/3 बहुमत पाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 360 से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही है। यद्यपि अभी भी असंभव वाली स्थिति है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद बढ़ा है, यद्यपि ये कॉन्फिडेंस उसका महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर बिहार विधानसभा चुनाव, एक के बाद एक जिस तरीके से विधानसभा चुनाव विपक्ष के आरोपों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कृपा से ये जीतते चले जा रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। यह अलग बात है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कुछ कर रहे हैं, इस देश की जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस चुनाव आयोग की छवि को किस तरीके से मिट्टी में मिला रहे हैं, यह मामला अब केवल देश में नहीं, संयुक्त राष्ट्र में इस पर अब सवाल जवाब होने लगे हैं। उस पर भी बातचीत की जाएगी। उसकी भी खबरें आपने देखी होंगी कि कैसे वहां पूछा जा रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन अब बीजेपी को जिताना है उनको, तो उस कार्यक्रम में वो आगे लगे हुए हैं, जैसा कि विपक्ष बार बार कह रहा है। और तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो तथ्य हैं, उनके आधार पर ये बार बार ये चीज़ें साबित होती दिखाई भी पड़ रही हैं। बहरहाल, शिवसेना के जो बचे हुए उद्धव ठाकरे गुट के सांसद थे, 6 सांसद, उनको बुला लाए अब वहाँ पर, यानी पहले तो एक टूट हो ही गई थी, तो इधर इन्होंने 6 सांसद यहाँ मजबूत किए हैं। फिर भी अभी उस स्थिति में नहीं पहुँच रहे थे। बड़ी खबरें आ रही थी कि 37 सांसदों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी निगाह लगी हुई है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जो तरीके बीजेपी ने अपना रखे हैं सांसदों को तोड़ने के लिए, अब यहाँ पर अगर ये बहुत भोलेपन से कहा जाए कि इन सांसदों की अपनी पार्टियों के प्रति निष्ठा खत्म हो गई है, तो ये तो मतलब भोलापन ही क्या कहा जाए इसको, कहने वाले को तो हम समझेंगे कि राजनीतिक रूप से वो मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है, अगर जो ये बातें कह रहा हो। हाँ, ये सांसद जो टूट टाट कर जाते हैं वो ज़रूर ये बात कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पूरी गणित, पूरी रणनीति चल रही थी वो यही कि कैसे करके, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो महिला आरक्षण विधेयक के जरिए जो ये डिलिमिटेशन विधेयक है उसको पारित कराने की ये कोशिशें हो रही हैं, तो ये भी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये भी बचकानी बातें हैं। बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही थी, वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ 2024 के चुनाव के बाद आने वाली थी, लेकिन उस चुनाव पर पूरी तरह से पलीता लग गया जब वो 240 पर सिमट गई। अब जिस एग्रेशन के साथ, जिस आक्रामकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के जीतने में लगे हैं, सांसदों को तोड़ने में लगे हैं, उससे यह दिख रहा है कि वो कोशिश कामयाब उस समय भले नहीं हुई, यानी चुनाव जीत कर नहीं हुए, लेकिन अब सांसद जीत कर तो ये काम कर ही सकते हैं।
तो अब वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन अब यानी उनकी पार्टी के सांसद चुनाव नहीं जीते, लेकिन अब वो अपनी पार्टी के लिए सांसदों को ही जीत कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सांसद कैसे जीते जा रहे हैं? ये ईडी से जीते जा रहे हैं, सीबीआई से जीते जा रहे हैं, इनकम टैक्स से जीते जा रहे हैं, पुलिस से की मदद से जीते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब से भी अगर ना जीते जाएं तो 50 करोड़ रुपए जो ये खबरें आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो कि उनके जरिए ये जीते जा रहे हैं। अचानक किसी पार्टी के प्रति किसी की निष्ठा कम हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये मनुष्य जीवन है। आज आप कोई विचारधारा आपको अच्छी लग रही है, कल को कोई लग सकती है, लेकिन रातों रात आपका परिवर्तन हो जाए, और इसलिए परिवर्तन हो जाए कि सत्ता में अब आपकी पार्टी नहीं बल्कि दूसरी आ गई है, तो ये फिर इसको वैचारिक परिवर्तन कह देना, ये बचकाना ही नहीं, मूर्खतापूर्ण है। पर चढ़ावा चोरी के मामले ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। कोशिश ये थी कि अभी मानसून सत्र में ये पारित करा लेंगे। क्या पारित करा लेंगे? अपना कम से कम ये जो महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर डिलिमिटेशन बिल है उसको पारित करा लेंगे, कुछ और विधेयक हैं। इसके अलावा बड़े अभियान पर ये फिर शीत सत्र में लगते, यानी अगला सत्र जो संसद का आता, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल, जिनको कहा जाए कि जो संविधान बदलने की जो आकांक्षा लेकर चले थे। अब उसमें कौन कौन से बिल हैं हम नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल हैं। मीडिया को नियंत्रित करने का, जनता को नियंत्रित करने का, ये सारे विधेयक तो पहले ही वो पारित करा चुके हैं, कानून बना चुके हैं। कुछ और बचे होंगे तो वो भी बन जाएंगे। लेकिन संविधान संशोधन के तमाम विधेयक, जिनके लिए कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत थी, राज्यों के समर्थन की ज़रूरत थी, तो वो सारी चीज़ें लगातार हासिल करते जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे राज्यों के जीतने का सीधा मकसद, कि जब राज्य जीत रहे हैं तो वहाँ से जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, अब वो इनकी पार्टी से चुनकर चले आ रहे हैं। यानी राज्यसभा में बहुमत स्थापित कर लेना, विधानसभा लोकसभा में बहुमत स्थापित कर लेना, 2/3 बहुमत, और फिर अपने उस अभियान पर निकलते जो सपना पाल रखा था 400 पार करने के बाद पूरा करने का। लेकिन उन सपनों पर कैसे पलीता लग रहा। अच्छा, इधर बीच ये भी खबरें आ रही थी कि शायद जब डिलिमिटेशन को लेकर चंद्रबाबू नायडू की स्थिति बड़ी डामाडोल थी, वो शायद सरकार से की मुखालफत भी कर सकते थे। नीतीश कुमार की पार्टी में भी इस समय दोफाड़ वाली स्थिति चल रही है। काफ़ी उनके भी सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद भी कितने प्रसन्न है ये दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों लोगों के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए सीधे आपने तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे उनको अपनी तरफ कर लिया है बीजेपी ने। वहाँ से तो अब एक तरीके से कहा जाए कि वो रास्ता क्लियर कर लिया है कि अगर ये इनके साथ छोड़ते भी हैं तो अब उन्होंने ऐसे कुछ सांसदों को मैनेज कर लिया है जिनसे कम से कम सरकार बच जाएगी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये सरकार बचाने में मदद ही कर दें, ये अलग बात है। पर इस चंदा चोरी के बाद अब कोशिश, अब इनका विलय अब बीजेपी में के भीतर कैसे हो, अभी ये भी बड़ा सवाल है। ये तमाम कोशिशें चल रही थी, लेकिन कुछ तो क्लू चाहिए कि आखिर विलय करने के लिए थोड़े बहुत तो नियम कानूनों का पालन करना होगा। तो एक छोटी सी पार्टी में विलय कराया। अभी बीजेपी के भीतर लाने की कोशिशें तो कामयाब नहीं हुई है, लेकिन एनडीए के भीतर लाने की कोशिशें पूरी तरह से कामयाब हो चुकी हैं। पर राम मंदिर आंदोलन के मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब दोफाड़ वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, और बीजेपी की मौजूदा सरकारों की इस नीति को शायद अब आरएसएस का भी एक बड़ा धड़ा उसको बहुत ज़्यादा समर्थन देने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सारे इनपुट सब बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस वाली टेंडेंसी थी, या जिसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, उन कोशिशों पर अब उसने पलीता लगा दिया है। आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव हारना या जीतना अब ये सारा कुछ तय कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर आप कितना तय कर लेंगे, और चूंकि इस समय बीजेपी के भीतर जो दोफाड़ वाली स्थिति है, उस स्थिति में अब केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर की लूट के मामले में, इस मुद्दे पर वो कहीं न कहीं वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या के साधु संत हों, लोग हों, तमाम अयोध्या के आम आदमी हों, इस पूरे मामले में गुजरात लॉबी को दोष दे रहे हैं। और ये गुजरात लॉबी अयोध्या में ही नहीं,
जिन जिन जगहों पर ये सुंदरीकरण के काम हुए हैं वहाँ कैसे हावी दिखाई पड़ रही है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे दूसरे शहर हों, उससे लोगों को अब पता लग रहा है कि ये तो पूरे देश पर ही अब केवल अभी के लिए कब्जा करने वाली स्थिति नहीं है, आने वाले दिनों में पूरी तरीके से स्थायी रूप से ये कब्जे वाली बात हो रही है कि आप राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह आपको निर्भर हो जाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब जबरदस्त इन चीज़ों को लेकर नाराजगी। और अच्छा, एक बात और है, ये नाराजगी जो अभी हमें दतिया में दिखाई पड़ी है, ये उसकी अभी एक झांकी है, ये आने वाले दिनों में और जगहों पर दिखाई पड़ने वाली है। इसलिए भी कि कैसे पर्ची के जरिए जो नेता लिए जा रहे हैं, ये कहा तो ये जाता है कि यहां पर सबसे पीछे बैठा वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई क्या सबसे पीछे बैठने वाला केवल वहीं बैठ सकता है? केवल तमाम पद ही हैं जिन पर बैठाया जा सकता है? ऊपर का पद जो है वो केवल एक व्यक्ति के लिए ही आरक्षित है और उसके बाद अब वो सौंप दिया जाएगा दूसरे व्यक्ति को। तो ये सवाल भी उठने लगे हैं। दूसरी बात ये कि इस पर्ची सिस्टम में बीजेपी के भीतर के लोग ही बैठाए गए हों, ऐसा नहीं है। बाहरी पार्टियों से आकर जिस तरह लोगों को यहाँ बड़ा बना दिया गया है, अब उनका विरोध उनकी पार्टी के भीतर हो रहा है। ये सारी चीजें अभी तक तो दबी हुई थी, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो सारी चीजें निकल कर फिर सामने आती हैं। और ये अयोध्या में जो लूट कांड का मामला है, और इसमें जिस तरीके से बार बार ये बात आ रही है कि इनको सीधे शीर्ष स्तर से यानी प्रधानमंत्री लेवल से बचाने की कोशिश हो रही है, और आरएसएस में भी शीर्ष लेवल पर यानी मोहन भागवत की तरफ से बचाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक नेक्सस की बातें हो रही है, इन सारी चीज़ों ने इस पूरे अभियान में पलीता तो लगाया ही बीजेपी जो आगे करने की कोशिश कर रही थी। पार्टी के भीतर और संघ के भीतर जिस तरीके से अब दो फाड़ स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसका खामियाजा उसको आने वाले दिनों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों और सड़क पर उतर कर लोग विरोध करते दिखाई पड़ेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें।